तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव भाई बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आप सीए फाइनल में आए हो और दिल से कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि आपकी जर्नी में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा, काफी सारे मतलब अप एंड डाउन्स रहे। तो पहली बात तो बधाई हो आपको, थैंक बहुत यू बहुत भैया। बधाई। सबसे पहले तो भैया आपके कारण ही जो कुछ आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो आपके कारण ही खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट ही कर दिया था। तो फिर वो वापस आना और आज जो मैं अभी हूँ, इसी रीजन से मैं सबसे पहले ब्लेसिंग्स भी आपकी लेता हूँ हर जगह, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ आपका ही था इस मेरे पूरे जर्नी के अंदर। थैंक यू भाई। देखो, अपनी तो कोशिश रहती है यार, अगर किसी को भी हमारी जरूरत है, किसी को भी लगता है कि यार सपोर्ट चाहिए, तो अब हम इस लाइन में, टीचिंग लाइन में, तो डेफिनेटली हम मना नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं आपकी एक इंटेंशन थी कि आपको लगा कि यार भाई के साथ रहना चाहिए, भाई के साथ जुड़ना चाहिए और सर से मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए। जो भी मैंने गाइड किया, जो भी आपको बताया, वो भी आपने एक बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से फॉलो करा। वो भी कहीं ना कहीं एक एडमायरेबल है और उसी की वजह से रिजल्ट्स भी मिला है। तो अभी हम आज एक बिल्कुल एक नॉर्मल, एक नेचुरल इंटरव्यू होने वाला है, कुछ भी बाइसनेस नहीं रहेगी। हम जानेंगे ये कहते ना, एक इस तरीके का नहीं है कि यार हमने पेपर दिया और हम पास हो गए, या हमारी जर्नी बिल्कुल सीधा सीधा चलती रही। ये उस तरीके का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्राफ ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया, फिर ग्राफ फ्लैट भी हुआ, फिर अब जाके ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो राजीव भाई, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप किस तरीके के पर्सन हो, क्या क्या आपकी नेचर है, और थोड़ा फिर एकेडमिक से कनेक्ट करके कि 10th आपने कहाँ से करी, कितने परसेंटेज आए थे, 11 12th में कॉमर्स किस वजह से ली, ये सब थोड़ा यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज, वैसे भी मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है लोगों के साथ घुलना मिलना इन सब चीजों में। दूसरी चीज, मैंने 10th जो है यहीं से मैंने कोचिंग ली थी, 10th की भी अपनी, क्या कहते हैं, संदीप भी हैं हमारे, वो पढ़ाते थे हमें 10th में। तो उस टाइम में देखता था भैया के पास 11 12th में लोग अकाउंट्स पढ़ने आते थे, वहां से मेरा थोड़ा सा अकाउंट्स के लिए इंटरेस्ट बना। लेकिन 10th में जैसे कि मैं बहुत ही मतलब एवरेज स्टूडेंट भी नहीं था एक तरीके से बताऊं तो, क्योंकि 10th में मेरे 6.4 सीजीपीए थी। लेकिन फिर भी मैंने लड़ झगड़ करके कैसे भी करके कॉमर्स ले ली, ये सोच करके जो भैया कौन ने कॉमर्स ले रखी थी तो हमें भी कॉमर्स लेनी है। अच्छा, फिर 10th आपने कौन से ईयर में करी थी? देखो 10th में 6.4 थे, ध्यान से सुनते रहना, आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यूज लेने का यही पर्पस है। जो अच्छा है वो तो उसको किसी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। जो बढ़िया टॉपर है या जो बिना गाइडेंस के भी कर सकता है, वो तो खुद भी कर लेगा। लेकिन आपको अपनी स्टोरी से कनेक्ट करना है कि यार मेरे भी हो सकता है इतने परसेंट रहे हो। 10th में भाई के 6.4 थे। कौन से ईयर में भाई आपने करी थी? 2011 में मैंने 10th करी थी अपनी। 2011 में इनकी 10th हुई थी। फिर 11 12th में कॉमर्स लेने का बेसिकली रीजन क्या रहा आपका? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ वैसे भी कल्चर नहीं है कॉमर्स का, नहीं घर में आज तक कभी किसी ने कॉमर्स ली थी। बस ये रीजन था, एक मेरा खास फ्रेंड है इरफान, उनके बड़े भाई के फ्रेंड जो हैं वो हैं हमारे संजीव भैया, जिनके कारण हमारा थोड़ा सा अटैचमेंट ऐसा था। जो बड़े भाई ने गाइड मतलब वो वाली गाइडेंस वाली बात थी, उन्होंने कॉमर्स ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स एक अच्छा स्ट्रीम है। उस टाइम तक इतनी नॉलेज भी नहीं थी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा जैसे इसने बोला, बिहार में ज्यादातर लोग या तो यूपीएससी के लिए करते हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड। इवन मैंने भी देखा है कि ज्यादातर जो है साइंस की तरफ ही ज्यादा लोग जाते हैं। तो आपको 11 12th में जब आपने कॉमर्स ली, क्या कुछ डिफिकल्टीज आई, या जब आपने सब्जेक्ट्स पढ़े तो कैसा फील हुआ उस टाइम? कैसा लगा कि डिसीजन सही था या गलत डिसीजन ले लिया? जो भी आप बोलना चाहो। तो 11th में भी मैंने भैया के यहीं से कोचिंग स्टार्ट कर ली थी अपनी। तो शुरू में क्या हुआ, भैया ने पहले थ्योरी का सब्जेक्ट, हमारे मतलब चैप्टर्स रहते हैं, तो वो थ्योरी के जो बेसिक कंसेप्ट के लिए थ्योरी सब्जेक्ट चैप्टर चालू हुआ, पहला टेस्ट। उस टेस्ट में मेरे को अभी भी याद है, मेरे 35 में से 7 मार्क्स आए थे। भैया ने मेरे को समझाया भी था और सुनाया भी था। अच्छा। जो भाई ऐसे कैसे होगा। लेकिन उस दिन का दिन था, मेरे को लगा यार मैंने क्या कर लिया है, गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब। लेकिन वहां से स्टार्ट हुई फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्रीज। और नेक्स्ट टेस्ट ऐसा हुआ था, मैंने बैक पेज पे जो ना टेस्ट के क्वेश्चन थे वो मैंने देखे नहीं, और 28 का ही मार्क्स का मैं टेस्ट अटेंड करके आया 35 में से। बाद में टेस्ट सबमिट करने के बाद मैंने देखा भी ये तो पीछे भी रह गए क्वेश्चन। भैया ने कहा भाई अब तो हो गया। और उस टेस्ट में मेरे 28 ऑफ 28 आए थे, और उस टाइम शायद सेकंड या थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे। और उस दिन का दिन और आज का दिन है, आज भी मेरा फर्स्ट ग्रुप भी सबसे बड़ा रोल मेरा अकाउंट्स का था, सेकंड ग्रुप में भी मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स अकाउंट्स में ही थे। और मैं मानता हूँ उस दिन का दिन और आज का दिन है, मेरा अकाउंट्स ऐसा लगता है भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एग्जाम्शन लानी है, बाकी सारा ये एग्रीगेट भी बनाएगा, यही सब कुछ करेगा मेरा। और उसी के कारण आज मैं इस जगह पे भी हूँ। देखो बच्चों, कहीं ना कहीं इसमें ये रहता है कि
एक्चुअली हमारी जो अकाउंटेंसी है वो क्लास 11th से स्टार्ट होती है। अब 11th में ही अगर अच्छा टीचर ना मिले या 11th में ही आपको रटवाया जाए या फाउंडेशन ना बनाई जाए तो यार मुश्किल सा लगता है। और मैंने पहले के इंटरव्यू में भी देखा हो आपने, यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी वर्ड इन्वॉल्व है। अब आप सोचिए कि अकाउंट्स के कितने सारे पेपर रहते हैं। वही 11th-12th में अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी हो जाती है तो हम सब्जेक्ट को ना लॉजिकली पढ़ते हैं। और अकाउंट सही में ही ना इतना प्यारा सब्जेक्ट है अगर लॉजिक्स के साथ पढ़ रहे हैं तो। और जो लॉजिक्स के साथ नहीं पढ़ रहा है वो हर डेबिट क्रेडिट में परेशान होता रहता है, हर एंट्री में क्या है परेशान होता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो जो इसकी फाउंडेशन अच्छी बनी उससे इसको हेल्प मिली। और अच्छी बात है कि ये भाई आज तक हमें क्रेडिट दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक एप्रिशिएबल थिंग है। वरना तो बच्चे कहते हैं कि यार 11th-12th में पढ़े सर, आपका तो बस खाली 11th-12th तक ही जो था गाइडेंस थी, उसके बाद तो ऐसा कुछ था नहीं। तो 12th क्लास में आपके जो है कितने मार्क्स आए थे अकाउंटेंसी में? 12th में मेरे 94 आए थे। और एग्रीगेट कितने थे? एग्रीगेट मेरे 83.75 परसेंटाइल थी। और मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा था जो मेरे किसी सब्जेक्ट में 90 प्लस आए थे। मेरे लाइफ में नहीं तो कभी आए ही नहीं थे 90 प्लस। यार तुम्हारे तो 90 प्लस आ भी गया, हमारे तो आज तक नहीं आए। हमें तो हमारा तो ड्रीम ही रह गया कि यार 90 प्लस आए थे। देखो जब उस टाइम हमें भी शौक था कि यार 90 प्लस आते हैं, 11th-12th में 90 प्लस का एक बात ही अलग थी। तो वो 12th में 90 प्लस आए, 94 आए एक बच्चे के, और वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो आपने सोचा था कि हाँ यार, मेरे जब पेपर दे के आए थे आपने सोचा था कि 90 प्लस आ जाएंगे, या फिर जो आपके 6 मार्क्स कटे, कुछ ध्यान है आपको किस वजह से कटे थे? 12th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। वैसे तो क्या कहते हैं 90 मतलब पेपर से पहले तो मेरे को श्योर नहीं था जो 90 आएंगे मेरे। हाँ। लेकिन जब मैं पेपर दे करके आया था तब मैं श्योर था जो मेरे 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन उसमें मेरी 2 गलतियां हो गई थी जो मेरे को आज भी याद है। एक तो प्रैक्टिकल में सर ने 1 नंबर काट लिए थे, ठीक है। दूसरी चीज गलती ये हुई थी, आपने जो ना वो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट करके डिस्ट्रीब्यूट जो करना होता है वो वाला टॉपिक है, क्या कहता है अपना 12th में सेकंड बुक के अंदर था हमारे टाइम पे, फर्स्ट चैप्टर ही। उसमें एक लाइन मिस हो गई थी मेरे से क्वेश्चन में ही पढ़ने में, तो उसके कारण वहां पे मेरे 1 मार्क्स कटे होंगे। बस वो मेरे को एक मिस्टेक याद है जिसमें मेरे शायद मार्क्स कटे थे, अदरवाइज मेरा सारा पेपर बहुत अच्छा गया था। मेरे को तो उल्टा उस टाइम तक लग रहा था 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे मेरे। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपकी जो 12th की जर्नी, 12th के बाद आपने कैसे आपके माइंड में आया कि आपने 12th के बाद ही सीए स्टार्ट कर दी थी या फिर आपने कुछ और किया था? नहीं, 12th तक रिजल्ट तक तो वेट ही करा था मैंने 12th के। हाँ। जो भाई क्या कहता है वेट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, संजय भैया को देखा था, वो सीए उस टाइम कर रहे थे, तो हमने भी कहा जो भाई सीए करना है। तो फिर उस टाइम ये लगा यार रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि भाई 3 साल फिर वो फंस जाऊंगा मैं, और उसके साथ मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 1-2 कॉलेज में चांस भी मिले थे तो मैंने छोड़ दिया था। फिर सीपीटी की गाइडेंस भी भैया से ही ली थी, जो भैया कैसे करना है नहीं करना है। फिर सर ने गाइडेंस भी उस टाइम भी दी, और सीपीटी भी उस टाइम फिर दिसंबर में मैंने उस टाइम दिया था, तो वो भी फर्स्ट टाइम में हो गया था। हाँ, तो देखो जब इन्होंने डिसाइड करा कि भाई, मेरा हमेशा ये रहता है कि आप हमारे पास पढ़ो या ना पढ़ो, डजंट मैटर। मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से ये रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, चाहे वो हमारे थ्रू बढ़ो, चाहे वो किसी और इंस्टीट्यूट के थ्रू, चाहे सेल्फ स्टडी, चाहे विदाउट एनी कोच, चाहे जैसे भी बढ़ो। बच्चा आया, गाइडेंस करी, शायद मुझे भी, हाँ 2012 में 13 में हुई थी, 2013 में। हाँ, तो 2013 में इन्होंने सीए फाउंडेशन सीपीटी क्लियर करी थी। उस टाइम शायद हम लोग पढ़ाते नहीं थे सीए सीपीटी वगैरह का बैच, हमारे पास टीचर्स नहीं थे। तो इन्होंने जो भी मेरे से हो सकता था वो मैंने गाइड किया, और इन्होंने अपने हिसाब से क्लासेस ली, और इनका सीए सीपीटी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका क्लियर हुआ। उसके बाद की आपकी जर्नी कैसे रही? थोड़ा सा आप कनेक्ट करते रहना कि भाई 2013 में भी हम हैं, यानी कि अगर आप स्टोरी से कनेक्ट करोगे तो 2013 तक की बात आ चुकी है, यानी कि 2013 में इनका सीए फाउंडेशन क्या है क्लियर हो चुका है। हाँ जी। फिर 2014 में जैसे कि मेरा इंटर के मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वहां पे कुछ गलती मेरे से भी हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फी के चक्कर में जो सस्ती क्लास मिल रही थी मेरे को कहीं पे, और वहां पे भी ऐसा नहीं था, थोड़ा सा ट्रेवल्स में भी मेरे को ट्रैवलिंग में भी ज्यादा टाइम मेरा लग रहा था। जो भी है मेरा उस टाइम थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन बाई चांस किसी भी रीजन से मेरा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था 2014 में। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट ही कर दिया था उसके बाद। हाँ देखो 2000 जैसे सीपीटी कब हुआ आपका? 2013 में। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ा 2014 नवंबर में पड़ा। तो नवंबर में आपने अच्छे से पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी तैयारी करके आपने एग्जाम दिए थे, या ऐसी कोचिंग लेके ऐसी पहुंच गए थे आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ?
हुआ क्या था, मैं ऐसा नहीं ब्लेम नहीं करूंगा अपने हाँ। मतलब जहां से मैंने कोचिंग ली थी, हाँ। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या था, हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई थी कश्मीरी गेट में, कि जहां से मैंने कोचिंग ली थी, बट वो कश्मीरी गेट से स्विच हो गई फिर आईटीओ, जिसके कारण हमारा जो बैच था ना बोध ग्रुप का, मैंने बोध ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो वो बोध ग्रुप का मेरा बैच ही जो है वो सितंबर में जाकर के खत्म हुआ था। अच्छा। तो जिसके कारण मेरे को ना रिवीजन का टाइम मिल पाया, और फर्स्ट टाइम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे हम, तो वो मैं ना रिवाइज कर पाया, और थोड़ा सा फिर जाकर के मैं लास्ट में जो हिम्मत टूट सी गई थी मेरी, जो यार बोध ग्रुप शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने एफर्ट डाले थे जो मैं डाल सकता था, और ठीक ठाक स्कोर भी था, ऐसा नहीं था जो बिल्कुल मतलब पेपर आता ही नहीं था मेरे को, बट हो नहीं पाया था फिर भी मेरा उस अटेम्प्ट में। तो फिर आपने नवंबर 14 में आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, तो क्या आपने उसके बाद मई 15 या जो है नवंबर 15 में एग्जाम्स वगैरह दिए थे? नहीं, उसके बाद मैंने कभी एग्जाम ही नहीं दिए, मैंने उसके बाद सीधा जो एग्जाम दिया है, मतलब एग्जाम फॉर्म तो मैंने बीच में भरे, लेकिन उसके बाद मैंने सीधा एग्जाम दिए थे मई 2022 में। अच्छा, तो बेसिकली आप देख सकते हो 2015 के बाद, मतलब नवंबर 2014 था, 2014 के बाद इनका 7 साल का बीच में एक गैप सा रहा, तो वो मतलब इन्होंने फॉर्म फिलअप करे बट इन्होंने फॉर्म जो है एग्जाम्स नहीं दिए। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि यार जब आप सीए के प्रति फोकस थे, और जब आप क्या नाम है आप कह रहे हो मुझे रेगुलर कॉलेज भी नहीं करना था कि यार डाइवर्जेंस होएंगी, दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, और आपने बोथ ग्रुप्स के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर भी करा, तो फिर ऐसे क्या प्रॉब्लम आई कि आपने नवंबर 14 के बाद फिर आपने एग्जाम ही देना जो है उचित नहीं समझा, या सोचा छोड़ना यार रहने देता हूँ, एग्जाम नहीं दे पाया? हुआ बेसिकली क्या था, गोल से मैं अपने डाइवर्ट हो गया था। उसका रीजन क्या था, वो नई नई एज थी, और हमारे टाइम पे नया नया फेसबुक और व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस भी हुआ था एक तरीके से मार्केट में, और उस टाइम किसी पे फोन्स होते भी नहीं थे, स्मार्टफोन्स, तो वो आया ही था, तो हमारा भी थोड़ा सा था जो चलाते हैं, ऐसी मेरी किसी से फिर बातचीत होने लग गई थी। अच्छा अच्छा। और फिर हुआ क्या था, थोड़ा सा एज भी मेरी उस टाइम 18 भी नहीं था मैं उस टाइम, तो वो उस टाइम मैं समझ नहीं पाया उन चीजों को, और वो जो है ना मेरे को हर्ट कर गया उस टाइम, और दूसरा मैं फेल भी हो गया था। तो वो उस चीज के कारण जो है ना मेरे को ऐसा लगा यार मैं जो है ना गलत कर रहा हूँ अपने साथ, और फिर मेरा जो है ना कभी मैंने पढ़ाई करने की सोची नहीं, मेरे को लग रहा नहीं यार मैं नहीं करूंगा अब, मैं नहीं मतलब मैं करना ही नहीं चाहता था, पता नहीं मेरे उस टाइम क्या थॉट्स थे नहीं थे, अब तो याद भी नहीं मेरे को एग्जैक्टली। अच्छा। बट वही रीजन था मेरा, यही है जो यार आप जब जिस गोल के लिए आप मतलब जो करना चाह रहे हो, और सीए जैसे कि एक लॉन्ग जर्नी है, 5 साल की जर्नी है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके बीच में आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी छोटी सी चीज के चक्कर में, क्योंकि उसके लिए लाइफ पूरी पड़ी हुई है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ डाइवर्जेंस आ गई थी, उनको नहीं मैनेज कर पाए और उस वजह से इतना टाइम लगा, तो फिर आपने बीच में जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर ली थी, तो क्या कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आप जो है फील कर रहे थे या फेस कर रहे थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी कुछ? हाँ, ऐसा हुआ था 2017 में, जो है 16-17 में स्ट्राइक्स हो गई थी गोल्ड मार्केट के अंदर, और उस मेरे पापा बेसिकली प्राइवेट जॉब करते हैं, गोल्ड लाइन में ही, ज्वेलरी लाइन में ही करते हैं, तो पापा की भी ऑलमोस्ट 3 साल जॉब नहीं थी, ऊपर से मैं पढ़ भी नहीं रहा था, तो मैंने कहा यार जॉब करना ही ज्यादा बेटर है। फिर मेरे को एक थोड़ा सा कच्चा लालच जिसे कहते हैं वो मिला मेरे को रिटेल लाइन के अंदर, जिसे मोबाइल लाइंस में था मैं। अच्छा। तो वहां पे मेरे को जल्दी पैसे जो है मैं ज्यादा कमाने लग गया था वहां पे। अच्छा। तो मैंने वो लाइन ज्वाइन कर ली और मैं इस पूरा फील्ड से ही हट गया था, जिसके कारण मैंने 2017 में कोशिश सोच भी रहा था वापसी करने की, बट मैं तब भी नहीं कर पाया था। अच्छा। क्योंकि मेरा सेगमेंट ही में टच से ही हट गया था, बिल्कुल पढ़ाई करने वालों से मेरा कोई मतलब ही नहीं था उस टाइम। नहीं, आज मेरे पास आपके रिगार्डिंग काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए। एक हमारे स्टूडेंट है प्रशांत शर्मा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने स्पेशली क्या नाम है मैसेज किया कि भाई जो है भैया आपने राजीव को ना बिल्कुल एकदम लाइन पे लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा यार मेरा तो खैर क्या है, उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है और बच्चा इतना बढ़िया है जिसकी कोई बात ही नहीं है, हम तो खाली गाइड ही करते हैं। मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं ये चीज इसकी जर्नी को थोड़ा बढ़िया बना रही है कि एक बार जब कोई भी पर्सन जॉब ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर आने में, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी फेस कर रहा था। फिर कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है यार मेरा तो यार 2014 में थे पेपर, यार अब तो मेरा क्या नाम है 7 साल का गैप हो गया 14 के बीच में। आप ज्यादातर देखोगे लोगों का माइंडसेट, अरे यार अब तो मेरे पढ़ाई छूट गई, अब तो मुझे कुछ याद ही नहीं होता, अब तो यार हम भूल गए हैं, मैं तो पढ़ाई से टच में भी नहीं हूँ। तो आप देख सकते हो ये टच में नहीं थे पढ़ाई से, फिर भी जो है इनका एक जज्बा, इनका एक रुतबा कि यार मुझे करना है, यार मेरे को जो भी है भाई मुझे ये चीज चाहिए।
तो वो कहीं ना कहीं जो है इसमें इसकी जो डेडिकेशन थी उसने क्या करी, काफी हेल्प करी। तो अब देखते हैं, इनसे जानते हैं कि भाई आप कहाँ पहुंच गए। मई 2022 में पहली बार पेपर कब दिया आपने? पहली 2014 नवंबर में हाँ, दिया था। उसके बाद 2020 में मैं आपसे मिला था, हाँ, जब हाँ। लॉकडाउन का टाइम था, अच्छा, कोविड अच्छा। का टाइम था। ठीक है। तो कोविड से तो मुझे भी याद आ गया, कोविड का फेज तो हमारा भी काफी बेकार चल रहा था। और हाँ, कोविड में ही आया था, फिर मैंने इसको काउंसलिंग करी, गाइड करी, समझाया कि भाई मेरा तो हमेशा मेरे अंदर ये मुझे एक अच्छी बात लगती है, मुझे कभी नेगेटिव किसी भी चीज का दिखता ही नहीं है। ये चाहे वो बेकार से बेकार सिचुएशन क्यों ना हो, तो बस जस्ट इसको गाइड करा, समझाया। और ठीक है, मैं भी उस टाइम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, बट लेकिन ये है कि एजुकेशन लाइन में तो यार हम बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो आप बताइए उस टाइम फिर क्या आपके दिमाग में आई थी कि संजय सर से मिलना चाहिए, और फिर ऐसा क्या मैंने समझा दिया, या क्या आपके माइंड में चली गई कि आप सीधा जो है इस लाइन में आ गए प्रॉपर तरीके से? हुआ बेसिकली क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 साल में बिल्कुल ही पढ़ाई से ही दूर था, ना पढ़ाई करने वालों से भी दूर था मैं। फिर क्या कहते हैं, ऐसी मेरी इरफान से बात हुई, तो फिर उसके बाद संजय भैया को मैं जानता था, लेकिन 6 साल से मैं उनके साथ भी नहीं था टच में, और ना ही उनसे मैंने कभी बात करी थी। फिर ऐसे में भैया से एक दिन मिलने गया, और मेरे को पहली बात ये थी, मेरे जैसे मैंने बताया अकाउंट्स मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था, और मेरे अकाउंट्स में मैं चाहता था जो दोबारा मैं अपनी 12th वाली चीजें दोबारा ला सकूं अपने अंदर, जो मेरे को अकाउंट्स में फील होता था। इसलिए मैंने भैया से कहा, भैया मेरे को आप अकाउंट्स पढ़ा दो। पहले तो भैया ने मना कर दिया, नहीं भाई मेरा खुद भी टाइम थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, और भाई तेरा भरोसा भी नहीं है, तू 6 साल से वैसे ही टच में नहीं था। मैंने कहा नहीं भैया, हो जाएगा सब कुछ, आप भी। फिर भैया ने उस टाइम मेरे को एक आध चल ठीक है, जबकि मैं उस टाइम अकेला ही भैया के पास आ रहा था, तब भी भैया ने मेरे को अकाउंट्स पढ़ाई भी, और उस टाइम हेल्प भी करी काफी, जिसके कारण मैं दोबारा इस रूट पे फिर दोबारा आ पाया। देखो यार, हम एज अ टीचर अगर हमारे पास कोई भी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मना करना बनता नहीं है। और खैर मेरे साथ तो हमेशा यही रहा है कि मैं अपना सेक्रीफाइस कर लूंगा, बट मुझे लगेगा ना यार दूसरे को मेरी नीड है, तो वो मेरे से ना कभी भी मना होती नहीं है। ये मेरा एक नेगेटिव भी आप कह सकते हो कि मैं अपने खुद तक के लिए भी क्या नाम है सेल्फिश नहीं हूँ। मेरे पास अभी कोई बच्चा आ जाएगा, मेरे मई में पेपर भी होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा यार ये बच्चा ना एक उम्मीद लेके आया है यार, कहीं ना कहीं ये तेरे पास आ रहा है तो ये तेरे से उम्मीद कर रहा है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार मेरी प्रायोरिटी है भाई, मैं नहीं टाइम दे पाऊंगा। बट मैं थोड़ा मेरे साथ हो जाता है, मैं नहीं मना कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं जो है इन्होंने फिर एफर्ट्स करे, मैंने इनको फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स पढ़ाया, एक फ्लो मिला, और जो भी सब्जेक्ट्स की अदर सब्जेक्ट्स की गाइडेंस थी वो गाइडेंस करी, और इन्होंने गूगल ड्राइव क्लासेस वगैरह ली, थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया। तो फिर आपने एग्जाम देने फर्स्ट टाइम जो है 2021 के बाद आप कब गए एग्जाम देने? तब भी लेकिन हुआ क्या था, वो कहते हैं ना जो पास्ट हमारा हमेशा पीछा करता रहता है कहीं ना कहीं। हाँ। तो 2020 में मैंने भैया से गाइडेंस ले ली, सब कुछ हो गया। वहां पे पेपर पोस्टपोन हो गए थे नवंबर से जनवरी में 2021। तो मैंने भी पोस्टपोन वाला ऑप्शन चूज करा। उसके बाद मैं 2 महीने फिर गायब हो गया, अपनी पुरानी संगत में चला गया, जिसके कारण फिर दोबारा मैंने 2021 का भी पेपर नहीं दिया, जबकि उस टाइम मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। लॉ भी मेरे टिप्स पे थी, टैक्स भी अच्छी खासी थी, अकाउंट्स के टेस्ट भी मैं दे चुका था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, कॉन्फिडेंट भी था। लेकिन वही फिर पास्ट वापस आया, फिर दोबारा मैंने छोड़ दी सीए, और फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। फिर मैं दोबारा भैया के पास 2022 में दोबारा आया, जो भैया फरवरी में, भैया अब की बार नहीं जाऊंगा, अब की बार डेडिकेशन के साथ मैं जरूर अब की बार पेपर जरूर दूंगा। हाँ तो देखो यार, एक बार तो मुझे भी याद है, थोड़ा सा इसके साथ मेरी अनबन हो गई थी। मैं इसको फोन मिला रहा हूँ, ये फोन नहीं उठा रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा। फिर क्या होता है, थोड़ा हमारे यहाँ मतलब ये स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के साथ हमारा ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि स्टूडेंट्स कम भाई वाली बात आ जाती है। तो फिर मैंने इसके पेरेंट्स तक को भी फोन करा, इसके पेरेंट्स भी परेशान। कहते हैं ना कि बच्चा एज में तो मैच्योर हो रहा है, वैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन आज कुछ है कल कुछ है। उसके घर वाले भी परेशान। मैंने कहा भाई बताओ, इसने मेरे को टाइम दिया, ये आ नहीं रहा, तो बताओ अंकल जी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो फिर अब वही जाने, भाई यही जाने कि फिर दोबारा इसका मूड कैसे बना। मैंने नहीं बुलाया इसको, ये खुद आया, और खुद आने के बाद फिर अब मुझे तो इतना ध्यान नहीं है क्योंकि यार इतनी सारी चीजें होती हैं, अब मैं इसकी स्टोरी थोड़ी ध्यान रखता रहूंगा, यही थोड़ा बता पा रहा है तो मैं वही कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको उस टाइम दोबारा से गाइड किया, फिर कैसे थोड़ा स्टार्ट हुआ, कुछ बता पाएगा? बेसिकली हाँ। क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, जो जॉब में छोड़ करके ही हर बार पढ़ाई में आया हूँ। हाँ। तो जब मैं लास्ट टाइम भी जॉब कर रहा था तो ऑलमोस्ट मैं 35-40 थाउजेंड रुपीज कमा रहा था।
और फिर आप जॉब छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हो, वो भी 35-40 हजार पे स्टेक पे लगा करके, तो काफी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पॉकेट मनी आपको खुद भी चाहिए। तो मेरे को लग रहा था यार भाई नहीं यार, जॉब ठीक है मेरे लिए, क्योंकि ये तो मेरे से नहीं होगी। लेकिन फिर क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, इरफान मेरा बचपन का भी फ्रेंड है, ऊपर से सर्कल मेरा सीए वाला था कहीं ना कहीं, बस लिंक में नहीं थे हम उतने। तो मेरे को लगा नहीं यार भाई, सीए तो करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर दोबारा सीए करने के लिए फिर मैं आया, मैंने कहा अब की बार लेकिन मैं डेडिकेशन के साथ लगा रहूंगा और कंसिस्टेंटली करता रहूंगा, भले ही रिजल्ट जो मर्जी आए। और उस दिन का दिन था और आज का दिन था, मैंने 2 साल जॉब नहीं करी पहली बार, जिसके कारण रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा और आज सीए फाइनल में भी हूँ। बहुत ही बढ़िया है। तो देखो कहीं ना कहीं एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन पर इम्प्लीमेंट किया कि हाँ यार ठीक है, वरना आप समझते हो यार एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, यार मैं जो है जॉब छोड़ के पढ़ाई कर रहा हूँ, 40,000 मुझे चाहिए ही है, और इस वाली एज में आकर थोड़ा 27-28 की एज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं और हमारी कुछ फिक्स ऑब्लिगेशंस भी हो जाती है, हमें पैसा चाहिए भी होता है सो दैट हम चीजों को मैनेज कर सके। अपने आप में ये वो बड़ा डिसीजन था और फिर कहीं ना कहीं इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो फिर आपने नवंबर 2022 में एग्जाम दिए थे आपने? मई 2022 में दिए थे। हाँ। उसकी भी एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मैंने भैया के साथ लिंक में था, अपना कोचिंग वोचिंग मेरी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, 1 महीना लाइब्रेरी गया। वही जो होता है लास्ट में जाकर के दम टूट जाना या फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाना। मार्च एंड में जाकर के फिर मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई। फिर मेरे को लगा यार कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर हुआ क्या, एक ऋषि भैया हैं जो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे मानता हूँ, जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ, संजय भैया और ऋषि भाई। उसका रीजन है, उन्होंने ऐसा नहीं था जो मेरे को पढ़ा दिया या उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा मंत्र बता दिया जिसके कारण मैं पास हो गया। लेकिन हुआ क्या था, मैं आ नहीं रहा 3-4 दिन से लाइब्रेरी। रोज मेरे को ऋषि भैया कॉल करें, मैं उठाऊं ना यार, क्या उठाना कॉल, वही पूछेंगे लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रहा। और भाई मेरे को लाइब्रेरी जाना नहीं अब। फिर ऋषि भैया ने मैसेज करा मेरे को, भाई कोई नहीं तू मिलने आ जा, बस मेरे से मिलने तो आ सकता है। मैंने कहा ठीक है भैया। वो मिले, उन्होंने मेरे से कोई पढ़ाई की बात नहीं करी, बट वो मेरे आंखों में शर्म सी आने लग गई, जो नहीं यार गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया चलो कल से लाइब्रेरी आता हूँ दोबारा। कह रहा तू लाइब्रेरी मत आ, कोई नहीं तो संजय भाई के पास जा या जो मर्जी कर। फिर दोबारा मैंने कहा लाइब्रेरी छोड़ देता हूँ, संजय भाई के पास जाता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में कहीं भटक ना जाऊं दोबारा। अच्छा। फिर संजय भाई के पास गया, संजय भाई कह रहे चल दोनों भाई लाइब्रेरी चलते हैं अब। मैंने कहा नहीं भाई अब मेरे को लाइब्रेरी नहीं जाना। अच्छा। फिर अगले दिन हमने कैसे भी करके लाइब्रेरी चले गए। जो मेरा पेपर देने का प्लान नहीं था। मैं बताता हूँ, कई बार बीच में हमारी ऐसी भी स्टेज आई कि हम इन्हें समझा रहे मान नहीं रहे हैं। ये मतलब क्या ही बोलूं मैं कि भाई अपना मन है तो लाइब्रेरी चल रहे हैं, नहीं मन है तो छोड़ो भाई। मैं क्या कहूंगा ना, चल भाई लाइब्रेरी चलते हैं। नहीं भाई, जब इनकी खुद की पढ़ाई हो रही होगी तो फिर क्या नाम है जो है फिर नहीं जाएंगे, फिर तो जैसे इनका चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। मैंने बोल दिया ना चल यार मुझे भी पढ़ना है, चल यार चलते हैं, तो भाई साहब नहीं। तो उस टाइम ये था, हाँ वो मुझे भी याद है कि मैं इसको जबरदस्ती लेगा, हम नाइट में गए थे, मैंने कहा चल चलते हैं। और जो संत नगर में ही है स्टार लाइब्रेरी, काफी सही है, वहां पर थोड़ा उन्होंने ग्रीन व्यू दे रखा है, थोड़ा सा अच्छा सा लगा, बैठे, फिर थोड़ा एक फ्लो सा बन गया था। हाँ जी आप आगे कंटिन्यू करो। फिर उसके बाद यार मेरे को ये तो पता लग ही रहा था जो भाई पास नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सीए में मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, मैंने कहा यार पास होऊंगा नहीं, चल यार इनके कहने पे जा रहा हूँ। फिर यार एग्जाम फॉर्म भी भरी दिए हैं, जॉब भी छोड़ी दिया है, घर वालों को भी यही बोला है जो पढ़ रहा हूँ तो चल एग्जाम दे लेता हूँ कैसे भी करके। मेरे को ये उम्मीद थी चल भाई अकाउंट्स में कम से कम मैं एग्जामिशन मार लूं। ठीक है, अकाउंट्स का पेपर दे करके आया, वही वाली जो मेंटेलिटी, यार 100 नंबर का पेपर नहीं होगा तो 60 कैसे आएंगे। लेकिन मेरा पेपर जो है मैं 75 नंबर के अप्रोक्स का करके आया था। लेकिन बस वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था जो भाई लॉजिक क्लियर है तेरे, तू क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, तेरे नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद टैक्स के पेपर जाते जाते फिर मैंने कहा यार टैक्स का पेपर क्यों देने जा रहा हूँ, अकाउंट्स में भी अब एग्जामिशन आएगी नहीं, क्योंकि पेपर इतना अच्छा गया नहीं। 75 का पेपर करके आया हूँ, 60 कहाँ से आ जाएंगे इसमें। लेकिन फिर क्या कहते हैं, संजय भैया ने कहा भाई टैक्स का पेपर भी दे ही आना कम से कम। मैंने लाइब्रेरी तो नहीं गया, दो जो एक दिन की छुट्टी होती है, लेकिन मैं मरे मन से टैक्स का पेपर देने चला गया। टैक्स का लास्ट पेपर होता है ना, टैक्स का लास्ट। मुझे भी याद आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं कि ये गिव अप करने में भाई हमेशा, हाँ बस सब गिव अप कर दे। पहले 2 पेपर दे दिया, अकाउंट्स के बाद इसने जो भी लॉ का होता है, ऑडिट का होता है वो दे दिया, टैक्स का भाई साहब देने नहीं जा रहे। तो मैंने कहा यार तू कैसा बंदा है, तेरी एग्जामिशन की भी खराब हो जाएगी अगर आएगी भी गलती से ही। और मैंने कहा गिव। और मुझे ध्यान है इसने टैक्स के पेपर में उतनी प्रिपरेशन भी नहीं करी थी
जितनी एक बच्चे को जो है एग्जाम डेज में करनी चाहिए। बस एमसीक्यू करके आया था उस टाइम। तो फिर क्या रहा था उस टाइम जो रिजल्ट था? उस टाइम मेरे रिजल्ट देखने का भी मन नहीं था। अच्छा। फिर उसके बाद इरफान ने कहा चल रिजल्ट तो देख ही ले। हाँ। मैंने कहा चल यार रिजल्ट देख लेता हूँ, एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं भाई। रिजल्ट खोला, अकाउंट्स में एग्जामिशन आ गई। फिर उसके बाद कॉस्टिंग में 57 आ गए मेरे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, यार तो मैंने बहुत गलत कर दिया, 3 नंबर रह गए मेरे बस। यहाँ पे भी एग्जामिशन आया थी, लॉ में भी मेरे ठीक नंबर आ गए थे। मैंने कहा यार ये तो ग्रुप निकला पड़ा था मेरा। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, अब की बार ढंग से दूंगा। देखो मैं इसको यही समझाना चाहूंगा आप लोगों को। देखो कई बार हम लोग सोचते हैं, हमें नहीं पता हमारा पेपर कैसा हुआ। इसको लग रहा था कि मेरे एग्जामिशन नहीं आएगी, बट स्टिल देखो एग्जामिशन आई एंड कोस्टिंग में भी 57 तक पहुंचा, खाली 3 नंबर। अब आप सोचो इसने ना, मतलब क्या होता है कि यार बिना गेम खेले हार मान ली। जैसे टैक्स वाला पेपर था, अब टैक्स में पेपर देने गया, एटलीस्ट उसका इसको फायदा मिल गया, वरना वो एग्जामिशन भी कैंसिल हो जाती है। आपको रूल्स तो पता ही होंगे, एग्जामिशन के लिए जो है सारे पेपर में बैठना होता है। और क्या अभी फर्स्ट ग्रुप के चारों पेपर में नहीं बैठता तो इसके वो 60-61 नंबर भी खराब हो जाते हैं। लेकिन आप देखो इसने वहां पे भी जाके इसने गिव अप करा, कह रहा मैं अभी खाली एमसीक्यू करके आया। तो यार देखो मैं आपको हमेशा यही बात कहना चाहूंगा इसके एग्जाम्पल से भी, यार लाइफ में ना गिव अप मत करो यार। अभी लाइफ में कुछ दिक्कतें नहीं देखी आप लोगों ने, जब लाइफ में बढ़िया वाली दिक्कतें देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो हम एग्जाम से ही ऐसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। ये तो सब कंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स हैं। मेहनत करेंगे तो पेपर अच्छा चले जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो बेकार चली जाएंगी। अब हम रोड पे जा रहे हैं, मान लेते हैं हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमें चोट लग जाए, या हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाए, या फिर बहुत सारी हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको प्रॉब्लम्स ही क्या करेंगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। बट आपको कभी भी जो है गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दोगे तो फिर तो देखो भाई नुकसान है ही। अभी इनको अभी तक स्टोरी में ये हो चुका है कि भाई इनका जो है अकाउंट्स में फाइनली कुछ पॉजिटिव मिला। और मेरे लिए वो बड़ी बात थी कि यार वो बच्चा जो 6-7 साल का, जिसने ब्रेक ले लिया 2014 से 2022 तक, मतलब जो है जिसके पास कुछ फेवरेबल नहीं आ रहा, अगर वहां पर कुछ भी फेवरेबल दिख जाए कि यार एटलीस्ट चलो अकाउंट्स में तो क्या है, क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्शन आई, एक पॉजिटिविटी आई। और हमने खाली अकाउंट्स का नहीं देखा, अकाउंट्स के साथ साथ जब इसका देखा कोस्ट एफएम में 57 थे। तो यहां से ये मैसेज मिल रहा है कि कैंडिडेट तो डिजर्विंग है, और जो बंदा इंटरमीडिएट में पहुंच रहा है डिजर्विंग, तो वो ऑब्वियस सी बात है ही। और जो तीसरा पेपर था ऑडिट था आपका, नहीं कौन सा था, लॉ था दूसरा। लॉ में कितने आए थे? लॉ में मेरे थे उस टाइम 32 थे। अच्छा, तो फिर आपका जो है उसके बाद आपने कब दिए पेपर? उसके बाद मैंने फिर नवंबर 22 में अटेम्प्ट दिया अपना। हाँ। नवंबर 22 में फिर मेरे साथ ये हो गया था, मेरे को ये तो पता चल गया था भाई संगत में रहना बहुत जरूरी है अगर पेपर देने हैं तो। फिर उसके बाद ऋषि भैया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उनका क्या हो गया था, फिर थोड़ा सा मैं उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि वो बड़े भाई हैं मेरे। और दूसरी चीज, उन्होंने भी मेरे को बहुत ज्यादा माना है। तो उनका काम ये था, रोज सुबह मेरे को एक बार कॉल करते, कह रहे भाई लाइब्रेरी कब आ रहा है? मैंने कहा बस भैया आ रहा हूँ। तो एक वो शर्म मेरे में ऐड हो गई, जो यार किसी से भी झूठ बोलूंगा, अब ऋषि भैया से झूठ नहीं बोलूंगा। कोशिश करूंगा जो मतलब उनके साथ जितना मैं सच्चा रहूं, वो ज्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा। फिर उनका यही रूटीन रहता था हमारा, मेरे को कुछ भी होता था मैं फोन करता, ऋषि भैया ऐसा है, मेरा ये है। तो फिर वो कहते भाई तू फिर वही चीज। फिर उन्होंने मेरे को हमेशा टोंट मारना चालू कर दिया, तो तू तो अब फिर पेपर देना छोड़ देगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर वो ईगो हर्ट होने लग गई, नहीं यार अब की बार नहीं छोड़ूंगा, ये क्या बार बार क्यों कह रहे हैं। वही रीजन था। फिर नवंबर में मैंने पेपर दिया, और फिर नवंबर में मेरा फर्स्ट ग्रुप फाइनली क्लियर हो गया। उस टाइम मेरी फिर कॉस्टिंग में उस बार एग्जामिशन जरूर आ गई। तो देखो आप कि पहले भी एग्जामिशन से क्लियर करा, उसके बाद जो है दोबारा नवंबर 22 में फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एग्जामिशन आई। तो कहीं ना कहीं कई बार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं यार। तो हमें इस चीज को ना समझना जरूरी होता है कि यार मैंने 12th में भी तो 94 मारे थे यार, मैं सीए सीपीटी भी तो निकाल के आया हूँ यार, मेरे को कोई किसी ने जबरदस्ती पैसे देके थोड़ी एडमिशन करा दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं डिजर्व तो करता हूँ। अब एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेगा? तो वो मतलब क्या है कि माइंडसेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यस ऑब्वियसली देखो संगति बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं हर किसी बच्चे की सक्सेस में अपना क्रेडिट वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, ना हमें अच्छा लगता, बट हाँ इसके केस में हम जरूर कह सकते हैं कि क्रेडिट तो नहीं, बट हमने इसको पुश जरूर करा है, और इसको हाथ पकड़ के खींचने की भी हमने कोशिश करी है। चाहे मैं हूं, चाहे वो ऋषि भाई हैं। और वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, जैसे आपने अमरदीप का भी इंटरव्यू देखा, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि यार संगति का बहुत ज्यादा क्या होता है, असर कर। वहां पर उसके केस में संगति ने जो है
गाइड करने में, क्वेश्चन सोल्व कराने में, प्रॉब्लम्स में हेल्प करा। यहाँ पर जो है संगति ने असर करा कि भाई इसको जो है इसको पुश करने में डिसिप्लिन है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मेरे पास खुद इसके रिगार्डिंग कमेंट आया कि भाई यार भैया आपने ना एक बंदे की जो है सही जगह लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यार जो बंदा छोड़ देता है ना उसके बाद ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो भी सीए जैसा कोर्स। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गई या एमकॉम हो गई, जहां पर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट सीए में क्या है, आपको सेक्रीफाइस कर कर ही रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकते हो, और वो भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके बाद जैसे इनका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, नवंबर 22 में क्लियर हुआ। नवंबर 22। उसके बाद भाई मई 23 आया। अब मई 23 की कहानी बताइए भाई। मई 23 में क्या था, पढ़ाई मेरी सब कुछ अच्छी थी। हाँ हाँ। बस वही एक था जो यार मन में वो सेल्फ डाउट वाला मेरा हमेशा रहा है। मैं हमेशा अपने आप को डाउट करता रहता हूँ, और नेगेटिविटी मेरे लाइफ में इतनी आ चुकी थी, जो मैं कितना भी कोशिश करता, कोई कितना भी पॉजिटिव मतलब कोई भी मेरे में भरना चाहता, फिर भी मैं नेगेटिविटी ले ही आता था अपने अंदर। अच्छा। उसके कारण क्या हुआ, मैंने पढ़ रखा है, सब कुछ हो रखा है। थ्योरी से मेरे को वैसे बहुत ज्यादा डर लगता है, प्रैक्टिकल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो क्या हुआ, मेरे ये मतलब सब कुछ सही चल रहा था। कुछ घर पे भी मेरे इश्यूज हो गए थे पेपर के दिनों में ही गांव के अंदर, तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया मैं। लेकिन उस दिन से मेरे को एक सीख जरूर मिली, सब कुछ लाइफ में होता रहेगा, लेकिन आपको जो है ना सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो और अपने लिए कर रहे हो तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप खुद ही कुछ नहीं कर पाए, तो आप दूसरों को भी कई बार नहीं ठीक कर पाते चीजों को। और एक चीज और मेरे लाइफ में बड़ी दिक्कत रही थी, वो फाइनेंशियली वो ये दिक्कत रही थी। मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी जो है ना, मतलब ऐसा मैंने देखा है कई लोग एक्सक्यूज, यार मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है। मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग जब दोबारा मैंने ली, वो मैंने खुद के पैसों से ली। बाकी सारी चीजें भी मैंने खुद से काफी हद तक कोशिश करी मैनेज करने की। जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो घर से मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली। आज थोड़ा बहुत डेब्ट भी है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को इस चीज की खुशी है, जो चीज मैंने चाहा वो कर ली। तो भाई चीजें आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स हर जगह से आएंगी जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहोगे। अब वो आपका काम है कैसे उस चीज से लड़ रहे हो। बड़ी मुश्किल से मैं लड़ पाया, मैं सोचूंगा भाई आप भी लड़ लो कैसे भी करके, क्योंकि फिर जो ये हैप्पीनेस होगी ना, जैसे मैं आज खुश हूँ, बाहर से भी अंदर से भी मेरे को ऐसा लग रहा है भाई आज मैं हवा में हूँ। क्योंकि मेरे को ये उम्मीद नहीं थी जो यार 8 साल बाद मैं पेपर भी दोबारा दे सकता हूँ, पास भी हो सकता हूँ और टैग भी चेंज कर सकता हूँ अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बेसिकली क्या है, एक मिनट पॉज कर उसको, रेड वाला। तो देखो मैं यहां से बस यही कहना चाहूंगा कि यार देखो प्रॉब्लम्स ना तुम्हारे लिए शायद वो बड़ी हो सकती है, बट क्या होता है कई बार ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है बट वो दूसरे के लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आपके पेरेंट्स के लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता, अगर आप डेडिकेटेड हो, आप फोकस्ड हो, आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि यार मेरा बच्चा लगा पड़ा है, मतलब आपको पता है कि मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूं, तो पेरेंट्स को भी वो मेहनत दिख रही होती है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप फाइनेंशियली अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये भी आप लोगों को डिस्कस करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। हाँ, आप कई बार हम जब समझदार हो जाते हैं तो कई बार हम ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे यार हमें तो अपने घर के हालात पता है, हमें तो पता है कि घर में कैसे कैसे गाड़ी घूम रही है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो मैं आपकी समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी एज कम है, घर पे ठीक ठाक चल रहा है, तो आप बिल्कुल यार क्या नाम है डिस्कस कर सकते हो। इवन आपकी एज बड़ी भी है और आपको पता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे से डेडिकेटली मेहनत कर रहे हो एंड आप पैसे की वजह से क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको कोई बड़ा भाई है, आपको कोई फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस करो, क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम है जो क्या नाम है इजिली क्या है वो सोल्वेबल है। पैसे वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यारी दोस्ती भी रहते हो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है, बट उसकी वजह से अगर आपकी पढ़ाई ना हो पाए तो वो कहीं ना कहीं क्या है प्रॉब्लम। यहां पर मैंने एक फाइनेंस का एग्जांपल दे दिया, हो सकता है किसी के साथ हेल्थ की प्रॉब्लम हो, किसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन चल रहा हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार भाई मेरी जो है मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है, उसने कमिटमेंट करी थी यार, और भाई क्या नाम है यार मैं तो सीए नहीं बन पा रहा हूं, तो ऐसे भी केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें डील करना है, और डील करने का सबसे बेस्ट एक तरीका तो ये रहता है कि भाई आपके जो क्लोज वंस हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ क्या करो, शेयर करो। तो इसके बाद जो है आपका बेसिकली मई 22 का रहा, ये नवंबर 22 में, मई 22 में, हाँ मई 22। फिर नवंबर 22 में आपने क्या करा? नहीं ये मई 23 का था ना, हाँ मई 23 में। फिर मई 23 में आपको रिजल्ट जो था वो फेवरेबल नहीं मिला, हाँ।
और बेसिकली कुछ मार्क्स वगैरह ध्यान है सेकंड ग्रुप के कितने आए थे? मई 23 में मेरे जो थे वो एडवांस अकाउंट में 50 थे, अच्छा ऑडिट में 44 थे, अच्छा एफएम इको में भी 44 थे, ईआईएसएसएम में 33 थे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो बेसिकली आपने उस वाले फेलियर से क्या सीखा? उस वाले फेलियर से मेरे को ये चीज समझ में आ गई, कभी भी चौक नहीं होना चाहिए, कभी भी मतलब ये डाउट नहीं करना चाहिए जो यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन बाहर से आ गया है, कुछ हो गया। आपने पढ़ाई कर रखी है, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन देखा हुआ जरूर आएगा। अब अगर आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो तो मेरी तरह चौक हो जाओगे और रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप पे डाउट नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें याद आएंगी, जब वो लिखोगे तो बाकी चीजें भी याद आती जाएंगी, तो इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है फिर आपको। उसका सबसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, मेरे एमसीक्यू में 90% नंबर थे ऑडिट के अंदर, और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 25% थे। तो आप ये सोच लो सेल्फ डाउट का कितना बड़ा मतलब एक वो नुकसान मेरे को देखना पड़ा, जिसके कारण मेरा, नहीं तो मेरा मई 23 में ही हो जाना चाहिए था गुरु। हाँ, तो बेसिकली अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और सोचना कि यार ये तो मेरे से होएगा ही नहीं, तो नेगेटिव माइंडसेट तो नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि भाई हम जो सोचते हैं वैसे ही होता रहता है, जैसे हमने सोचा वैसे ही होगा। तो अब उसके बाद जो अभी आपको जो फेवरेबल रिजल्ट मिला है नवंबर 23 में, आपने इसमें किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी और कैसे आपने एफर्ट्स डाले, और जो है रोज की डेली बेसिस पे क्या रूटीन रहता था, कितने घंटे आप पढ़ लेते थे, क्या क्या दिक्कतें आई थी इस वाले लास्ट अटेम्प्ट में भी, तो आप कुछ बताना चाहोगे? लास्ट वाले अटेम्प्ट में दिक्कत मेरे को सबसे पहले तो आई, जैसे मैंने पेपर दिया मेरे को पता था भाई फेवरेबल रिजल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि एसएसएम का पेपर मैं करके ही 45 मार्क्स का आया था, 30 नंबर का एमसीक्यू और 15 नंबर का इसी वाले में नहीं, मई अच्छा, 23 हाँ, में। मई 23 में। तो ये मेरे को पता था भाई 45 में से 40 तो आने से रह ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिर भी 33 आ गए थे मेरे। अच्छा, लेकिन मेरे को ये पता था, तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, मैंने कहा शायद मेरी बस की नहीं है अब सीए करना लग रहा है मेरे को। मैंने कहा जॉब कर लेता हूँ सबसे, अच्छा। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली रही थी मेरे साथ, डेब्ट बढ़ता जा रहा था मेरा। ठीक है, तो मैंने कहा यार जॉब कर लेता हूँ। फिर मैंने संजय भैया को कॉल करा, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं सोच रहा हूँ जॉब कर लूँ। ठीक है, मैंने ऋषि भैया से भी गाइडेंस ली, भैया सोच रहा हूँ जॉब कर लूँ, क्या कहते हैं आप कहीं लगवा दो मेरे को, सीएफएम में ही पेपर दे लूंगा मैं कैसे भी करके नवंबर में। भैया ने कहा भाई यार क्या यार तू इस छोटी छोटी चीजों के लिए, भाई अभी लगा हुआ है हो जाएगा तेरा, जॉब वो मत कर। मैंने कहा यार भैया ये चीज, फिर भैया ने उस टाइम मेरे को हेल्प भी करी, तो उससे क्या हुआ मेरी भी गाड़ी थोड़ी सी घूम पाई, और जिसके कारण मैंने फिर फाइनली जॉब नहीं करी। लेकिन वो दिमाग में चलती रहती थी चीजें, लेकिन फिर भी ये था कंटिन्यूस लगा हुआ था, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। स्ट्रेटेजी में ये रहा, जैसे मैंने कहा अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरे को पता था भाई ये तो हो जाएगा। थ्योरी में दिक्कत थी, थ्योरी मैंने दोबारा पढ़ी, फिर मैंने क्या करा थोड़े से नोट्स पे भी जो यार थोड़ा सा समराइज करूं चीजों को, जिससे मैं अपने पेपर में दोबारा उन चीजों को रिकॉल कर सकूं। और थोड़ा सा मेरा अप्रोच हमेशा सेलेक्टिव रहता है, जो यार ये नहीं जो सब कुछ कर लूं और आए कुछ भी ना, एक चीज छोड़ दो लेकिन जो 90% चीज कर रहा हूँ उसको अच्छे से आए, और नई चीजों पे हाथ ना मारूं एंड टाइम पे, और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करूं। तो एफएम में मेरे को ये फायदा मिला, मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दोनों में मैंने खुद से प्रैक्टिस करी, लिख के क्वेश्चंस करे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज दिए, जिसके कारण ये कॉन्फिडेंस था चल यार पेपर में लिख दूंगा। ये ऐसे सब में मैंने जबरदस्ती टेस्ट दिए, जो भाई दोबारा तो नहीं हो जाएगी सेम गलती, पहले टेस्ट में हुआ भी, बट फिर फाइनली दूसरे टेस्ट से मेरा फिर वो होता रहा, और मेरा अब की बार मेरे को सबसे ज्यादा उम्मीद ही एसएसएम में थी, जो भाई अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसमें खैर आए ही नहीं, लेकिन मेरे को ये उम्मीद थी जो भाई इसमें अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। खैर आए तो 46 नंबर है, 44 या 46 है, लेकिन हाँ ये था जो कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब की बार मेरे को जो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब की बार। चलो ये तो बहुत ही बड़े, देखो सीए में 40, 46, 50 से फर्क नहीं पड़ता है, सीए में बस क्या है नीचे पास दिख जाए तो वही एक रियल हैप्पीनेस होती है कि हाँ यार हम एक अगली स्टेज पर पहुंच गए हैं, एक अगली मोमेंट पर पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हम आगे के लिए अपना प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनली आज जो है राजवीर भाई इतने सारे स्ट्रगल्स के साथ, इतनी सारी दिक्कतों के साथ जो है सीए फाइनल में पहुंचे हैं। और सीए स्टूडेंट से आप पूछ के देखो कि जब वो सीए फाउंडेशन पे खड़ा रहता है तो उसके लिए सीए फाइनल कितनी बड़ी बात होती है। सीए इंटरमीडिएट वाला बच्चा यही सोचता है यार बस मुझे सीए फाइनल वाला टैग चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी मोमेंट भी होती है। तो जिसके लिए इन्होंने मेहनत करी, एफर्ट्स डाले, हमने कोशिश करा कि कुछ कम टाइम में एक विद इन शॉर्ट्स में आपको जो है इनकी जर्नी के बारे में बताने की कोशिश करी। बाकी अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो,
कुछ और बताइए कि आर्टिकलशिप वगैरह आपकी चल रही है नहीं चल रही है? हाँ, आर्टिकलशिप मैंने स्टार्ट कर दी थी, रजिस्टर्ड हो गया था और मैंने आर्टिकलशिप सितंबर में स्टार्ट कर दी थी। आर्टिकलशिप अभी मेरी चल रही है। रिजल्ट आने से पहले मैंने अब की बार फाइनल की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैंने कहा भाई अब की बार थ्योरी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो थ्योरी कम से कम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो इसकी पहले ही। ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने फाइनल की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, और जो थोड़ा बहुत जो पहले का जो पास था वो पास ही रहे तो बढ़िया है, और पास्ट में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों से एक्सपीरियंस लेके और अपना आगे सीख लेके अपना आगे फाइनल में इन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो बस मैं लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछ के आपको कंक्लूड करना चाहूंगा कि भाई आज के इंटरव्यू को, तो बेसिकली जो जूनियर्स हैं या जो 11th-12th के बच्चे हैं वो थोड़ा सीए को लेकर आजकल थोड़ा डरते हैं, थोड़ा सा उनके माइंड में एक मिथ बना हुआ है कि यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है, और यार होएगा नहीं, मतलब ज्यादातर लोग एडमिशन्स लेते हैं, बन नहीं पाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। तो उस केस में आप क्या कहना चाहोगे कि भाई आप किस तरीके से इस कोर्स को आसान बना सकते हैं, या इस कोर्स में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जो है थोड़ी मुश्किल है, या इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या चाहिए है एक एवरेज बच्चे को, किस तरीके की अब कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेगी? पहली चीज तो मैं ये मानता हूँ, जो सीए सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है, सीए डेडिकेशन वाले बच्चों के लिए, कंसिस्टेंट जो बच्चे रह सकते हैं उनके लिए है। दूसरी चीज, दिक्कत इसलिए आती है हमें सीए में, स्टार्टिंग में ही आ जाती है पहली कई बार तो दिक्कत। उसका रीजन ये होता है 12th में हमारे आए होते हैं बहुत अच्छे मार्क्स, और उसके बाद हमें हो जाता है ये जो भाई कर लूंगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं वो हूँ, और हम लेने लग जाते हैं चीजों को लाइट। दूसरी चीज, 12th के बाद हमें स्कूल से फ्रीडम मिल जाती है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है हम चीजों से भी दूर होने लगते हैं, प्रैक्टिस हमारी कम हो जाती है, टेस्ट हम नहीं देते फिर। तो इन रीजनों से मेरे को लगता है जिसके कारण हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम मेहनत से लगे रहें तो 100% सीए बहुत आसान है। दूसरी चीज, एक ऑल इंडिया रैंक 1 थे अतुल अग्रवाल, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बोला था जो 12th से भी आसान है सीए, और मैं 100% कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि आप 7 से 8 घंटे स्कूल में देते थे, 3 से 4 घंटे ट्यूशन में देते थे, उसके बाद होमवर्क करते थे। अगर आप वो 10-12 घंटे सीए में भी एफर्ट डाल सकते हो ना, और रोज डाल सकते हो जो आप स्कूल टाइम में डालते थे, तो ऐसा कभी नहीं होगा जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर ना कर पाओ। आप हर बार हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, शायद ऑल इंडिया रैंक भी आ जाए आपकी। आपने देखा अमरदीप का इंटरव्यू, उन्होंने भी सेल्फ डिसिप्लिन पे काफी फोकस किया और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। यस, ऑब्वियस सी बात है, रैंक लाने के लिए तो थोड़े और एफर्ट्स चाहिए होंगे, थोड़ी और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बट सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस्ड होकर, और कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या होती हैं, अचीवेबल है। और कुछ कहना चाहोगे कि आजकल डाइवर्जेंस काफी सारी हैं, और अपने आप को हम उन डाइवर्जेंस से कैसे बचा सकते हैं? लाइक सोशल मीडियाज हैं, और थोड़ा आजकल के बच्चे जो हैं कम टाइम में ही चाहते हैं उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम बन जाए, देखा भी होगा आप लोगों ने। और आजकल के बच्चे जो हैं थोड़ा शॉर्टकट पे जाना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई ना करें, सीधा कंटेंट क्रिएशन कर लें, या इंस्टाग्राम से कुछ कमा लें, यूट्यूब से कुछ कर लें। थोड़ा इस तरीके का भी माइंडसेट हम देख रहे हैं, और बच्चे शॉर्टकट चाहिए, उनको बस पक्की पकाई खिचड़ी मिल जाए, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके के भी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? पहली चीज तो मैं, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो इसका रीजन यह है क्योंकि सरस्वती कहते हैं हमारे कल्चर में, जो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप पे ज्ञान है ना, तो वो आपसे कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, तो वो हमेशा लाइफ टाइम आपको काम आएगा। दूसरी चीज, डाइवर्जन की, तो आपको गोल आपका पता होना चाहिए, जो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। हमेशा प्रायोरिटी होती है, हमें जब किसी को मैसेज करना होता है, कॉल भी करना होता है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है जो मेरे को किसको कॉल करना है। तो आपको लाइफ में प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए, जो मेरे को अचीव क्या करना है, तो आपको डाइवर्जेंस की दिक्कत नहीं आएंगी। दूसरी चीज, बात रही जो हम जो मतलब एक अपोजिट जेंडर के लिए जो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो होता है, उसके लिए मेरी यह सलाह है, इसके लिए भाई पूरी लाइफ पड़ी है। एट द एंड आपको एक सिंगल पर्सन से ही शादी करनी है, तो आपका पहले गोल अचीव हो जाना चाहिए, और ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलनी चाहिए। और डेली बेसिस पे जो है ना, हमें क्या कहते हैं, अपना एक चेकलिस्ट बना लेना चाहिए, जो भाई मेरे को ये करना है। उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज करो ना, आपका डेली टारगेट पूरा हो रहा है तो आपका ओवरऑल सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ अचीव कर पाओगे, फिर आप यूज करो। लेकिन हमारा क्या होता है, पहले हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, कहते हैं शाम को पढ़ लेंगे, फिर वो शाम सुबह हो जाती है, फिर वो सुबह अगली शाम हो जाती है, जबकि वो उल्टा करना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप कहीं ना कहीं चेकलिस्ट बनाकर भी थोड़ा चीजों को मैनेज कर सकते हो, और थोड़ा डिसिप्लिन रहिए। और ठीक है, देखो इन्होंने बोला साथ साथ मैनेज करो,
ठीक है, लाइफ में हर चीज की नीड होती है, एंजॉयमेंट हर किसी को चाहिए, अच्छा उसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, हाँ, लेकिन वो एक तरीके से होना चाहिए, टाइम उसका भी एक होना चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि एंजॉयमेंट को सबसे लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले जो हमारा गोल है या जो गोल से रिलेटेड टास्क है वो सारे पूरे होने चाहिए और लास्ट में एंजॉयमेंट होनी चाहिए। अब पता लग रहा है कि हम यार स्टार्टिंग में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फिर पूरा ध्यान उसी में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है ना। और कुछ बच्चों को जनरली अब हम कंक्लूड ही कर रहे हैं इंटरव्यू आपका, और कुछ कहना चाहोगे या कुछ हमारे बारे में कुछ कहना चाहोगे, संजय क्लासेस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो मैं तो यही कहूंगा संजय क्लासेस के बारे में, तो अगर मैं जैसे अभी सीए फाइनल में भी और सीए भी बनता हूँ, तो मेरी फैमिली से लेकर के मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा संजय क्लासेस का, क्योंकि मैंने जैसे बताया 10th में 6.4 सीजीपीए से सीए फाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है, वो भी 7 साल के गैप के बाद। और मेरा कोई ऐसा भी नहीं था जो उससे पहले भी मेरे कभी 90% आए हों, तो संजय क्लासेस का मेरा ये रोल बहुत रहा है, जो यहाँ से मेरे को एक गाइडेंस मिली। और 11th-12th में इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और 11th-12th में आप इंटरेस्ट नहीं बना पाए ना पढ़ाई में, तो फिर आप प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए फिर आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि वहां चाहिए एफर्ट, फिर वहां पे आपसे एफर्ट लगेंगे नहीं। और गाइडेंस 11th-12th में जो संजय सर आपको देते हैं होमवर्क का या किसी भी चीज का, ये एक डिसिप्लिन है जो इस टाइम से आपके अंदर आ जाए ना, तो वो लॉन्ग टाइम आपको बेनिफिट देगा। जैसे कि मैं अभी सीए इंटर से लेकर के हर जगह का मैं क्रेडिट देता हूँ संजय भैया को, क्यों? क्योंकि वो अकाउंट्स मेरी वहां से ही बहुत अच्छी बन गई। बिल्कुल। तो वो एक मेरे को हमेशा हेल्प रही है, और वो मेरा इंटरेस्ट भी है आज भी अकाउंट्स में बहुत। देखो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो अकाउंटेंसी में कुछ ऐसा होता नहीं है। जो हमने 11th में प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फंडामेंटल्स पढ़े हैं, वही हमें 12th में करने होते हैं, और वो जो बेसिक्स है ना वो हमेशा सेम चलते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा या थोड़ा सा चैप्टर्स अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं बोलूं एसेट्स को बढ़ाना है, तो 11th में भी एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा, 12th में भी बढ़ाना है तो भी डेबिट करना पड़ेगा। अब वहां पर जो है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो, जहां भी कभी एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स अगर हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो यार ऑब्वियस सी बात है, आपको टीचर अच्छा मिलना जरूरी है। अब ये थोड़ा एक कोइंसिडेंस भी होता है, कई कई बच्चों को अच्छे मिलते हैं, कई कई टीचर्स भी अच्छे नहीं होते हैं। मैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, वो बस जल्दी जल्दी करा रहे होते हैं, लॉजिकली बता नहीं रहे होते हैं। लाइक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक क्यों आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है, हर चीज का रीजन होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है, तो ये चीजें जब तक टीचर्स को खुद को नहीं पता होगी तो बच्चा कहां से समझेगा। दूसरा, मैं बच्चों को भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप लोग भी जब टीचर डीपली समझा रहा होता है तो आप लोग समझना नहीं चाह रहे होते हैं, आप उनसे लॉजिक्स नहीं पूछना चाह रहे होते हैं, आप बस खाली क्वेश्चन के आंसर निकालना चाह रहे होते हैं। तो बेटा इस वाली आदत को आप लोग छोड़ दो, अदरवाइज तो बस खाली क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और कुछ नहीं होने वाला। और जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतने ही कल को आप कोई भी कोर्स कर पाओगे, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे यूपीएस हो, कुछ भी हो। आपको अगर यूपीएससी करना है तो उसके लिए आप अपनी 11th-12th में जो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, जो भी चीजें उनको अच्छा करके चलोगे तो बेस तो वहीं से ही बनेगा ना। तो काफी कुछ सीखने को मिला, हमें भी काफी अच्छा लगा। बस भाई हम आपसे भी हमेशा यही चाहेंगे कि यार वाला गेट बंद। हाँ, तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि भाई मेरा एक छोटा सा पर्पस रहता है इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने का, कि यार हम टीचिंग लाइन में हैं, जैसे कि हमने आपको कुछ सिखाया, आपके थ्रू 10 बच्चे सीखेंगे। कई बार बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे होते हैं या हमारी नहीं सुन रहे होते हैं, और आजकल थोड़ा ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब जब भी कभी लगे कि यार आपको आपसे किसी को हेल्प चाहिए, किसी को लगता है कि यार आपके समझाने से उसका उद्धार हो सकता है, तो उसको आप जरूर क्या नाम है बताना। और क्योंकि हर किसी की लाइफ में तो देखो टीचर रोल प्ले नहीं करेगा ना, कभी कोई फ्रेंड भी करेगा, कभी किसी की लाइफ में मदर करेंगे, फादर करेंगे। और बस हम यही विश करेंगे कि आप सीए फाइनल में बहुत अच्छे मार्क्स से जो है अपनी सीए की जर्नी को कंप्लीट करो, और अच्छी जगह से आपकी आर्टिकलशिप हो, पूरा एक्सपोजर लो, और लाइफ में काफी कुछ सीखो। एंड फ्यूचर में कोई भी अगर आपसे कोई उम्मीद लेकर जाए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, तो आप एटलीस्ट जितना आपसे हो सके आप उसकी उम्मीद को क्या करो, पूरा करो। बस इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।